नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जो ठीक अभी इसी वक्त दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि लैटिन अमेरिका के शक्ति संतुलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। सोचिए, आज तारीख है 3 जनवरी 2026। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में रात का अंधेरा है और हवा में ना एक अजीब सा, एक अनजाना सा तनाव घुला हुआ है। और फिर खबरें आनी शुरू होती हैं। शुरुआती खबरें, और वो बेहद चिंताजनक हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों से जोर जोर से धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। एयरपोर्ट्स पर सारी फ्लाइट्स रोक दी गई हैं और सड़कों पर मिलिट्री गाड़ियों की हलचल साफ दिख रही है। और इस सारी उथल-पुथल के बीच वॉशिंगटन से एक ऐसा बयान आता है जो सबको चौंका देता है। सीधा सीधा दावा किया गया है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो इस वक्त अमेरिकी कंट्रोल में हैं। हालांकि कराकस की सरकार ने इसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। तो एक तरह से सच और झूठ की एक लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? ये सब कुछ एक रात में तो हुआ नहीं होगा ना। इस संकट की असल जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़े पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। तो चलिए इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका हर पन्ना तेल और ताकत के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स का ना एक बहुत सीधा सा नियम है। जमीन वही रहती है, बस उस पर हक जमाने वाले बदलते रहते हैं। और वेनेजुएला की जो लोकेशन है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक तरफ अमेरिका के बिल्कुल पास, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों पर, और तो और एनर्जी कॉरिडोर्स के बिल्कुल बीचों बीच। और इन सबसे ऊपर एक चीज है जो वेनेजुएला को सबसे अलग करती है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा तेल का भंडार। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। यही वो वजह थी जिसने कई दशकों तक वेनेजुएला को अमेरिका का एक बहुत जरूरी पार्टनर बनाए रखा, और यही वो वजह बनी जिसने बाद में दोनों देशों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो इस सफर को ना जरा तेजी से समझते हैं। 1990 के दशक तक सब ठीक ठाक चल रहा था। वेनेजुएला ढेर सारा तेल अमेरिका को बेच रहा था। फिर 1999 में एंट्री होती है ह्यूगो शावेज की। वो सत्ता में आते हैं और तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देते हैं। मतलब सारी अमेरिकी कंपनियों का प्रभाव खत्म। ये था रिश्ते में पहला बड़ा क्रैक। फिर 2013 में आते हैं निकोलस मदुरो। उनके आने के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और अमेरिका कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है। लेकिन असली गेम बदला 2024-25 में, जब अमेरिका ने वेनेजुएला को सिर्फ एक इकोनॉमिक चैलेंज नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी थ्रेट, एक सीधा सुरक्षा खतरा बताना शुरू कर दिया। और जब कोई देश खतरा बन जाता है ना, तो सारे समीकरण बदल जाते हैं। तो इस पूरे बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए चलिए वापस चलते हैं 3 जनवरी 2026 की उस रात में, जहां दावों और जवाबी दावों का बाजार गर्म है। अभी तक जो भी जानकारी बाहर निकल कर आ रही है वो ये बताती है कि ये हमले बहुत ही सटीक और सीमित हैं। निशाना सिर्फ एयरपोर्ट्स और मिलिट्री कमांड सेंटरों को बनाया जा रहा है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तेल के कुओं या रिफाइनरियों को छुआ तक नहीं गया है। इससे इशारा बिल्कुल साफ मिलता है। शायद मकसद वेनेजुएला के सबसे कीमती रिसोर्स को बचाकर सिर्फ सत्ता बदलना हो सकता है। जाहिर सी बात है, दोनों देशों की जो ऑफिशियल स्टोरी है वो जमीन आसमान का फर्क रखती है। अमेरिका कह रहा है कि ये एक टारगेटेड ऑपरेशन है, यानी एक सर्जिकल स्ट्राइक। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता पर एक गैर कानूनी हमला बता रहा है। और दुनिया के लिए सच शायद इन्हीं दो बयानों के बीच कहीं छिपा हुआ है। और देखिए, दुनिया भी इस पर चुप नहीं बैठी है। ब्राजील और मेक्सिको जैसे जो पड़ोसी देश है, उन्हें चिंता है कि ये आग उनके घर तक न पहुंच जाए। रूस और ईरान, जो अमेरिका के पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी हैं, उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की है। यूरोप कह रहा है कि संयम से काम लिया जाए, और यूनाइटेड नेशंस में तो एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, यहाँ से आगे क्या? कहानी यहाँ से कौन कौन से मोड़ ले सकती है? चलिए आगे क्या हो सकता है, इसके 4 सबसे संभावित परिदृश्यों पर एक नजर डालते हैं। पहला और आदर्श रूप से सबसे अच्छा रास्ता वो है कि बातचीत के जरिए एक नई सरकार बने और चुनाव हो। लेकिन सच कहें तो राजनीतिक रूप से ये बहुत मुश्किल लगता है। दूसरा, और इसकी संभावना सबसे ज्यादा है, वो है देश के अंदर ही पावर के लिए एक बड़ा संघर्ष, जिसमें सेना के अलग अलग गुट और आम लोग आमने सामने आ सकते हैं। तीसरा रास्ता शायद सबसे खतरनाक है,
एक लंबा प्रॉक्सी वॉर, जहां वेनेजुएला की जमीन पर अमेरिका और उसके दुश्मन अपनी अपनी ताकत आजमाएंगे। और चौथा परिदृश्य है इस संकट का अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाना, जिससे एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। इन सारी संभावनाओं और खबरों के शोर शराबे से हटकर एक बड़ा सबक है जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। इतिहास गवाह है कि सरकारें गिराना अक्सर आसान होता है, लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस को जैसे कि सेना, पुलिस, अदालतें, उनको दोबारा खड़ा करने में सालों, कभी-कभी तो दशकों लग जाते हैं। यही वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसी देश को असल में चलाते हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, असली सवाल ये है सिस्टम कौन चलाएगा। क्योंकि अगर सिस्टम टूट गया तो फिर सत्ता किसी के भी हाथ में हो, देश अराजकता में डूब जाता है। और आखिर में एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई, फैसले भले ही बड़ी बड़ी राजधानियों में लिए जाते हैं, लेकिन उनका बोझ हमेशा सड़कों पर चलने वाले आम इंसान को उठाना पड़ता है। वेनेजुएला में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। इसके परिणाम ग्लोबल एनर्जी मार्केट से लेके क्षेत्रीय स्थिरता तक हम सब पर असर डालेंगे।